हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे हम भाषा और व्याकरण। ये जो भाषा और व्याकरण है फ्रेंड्स, अभी आपका जिनका भी यहाँ पे यूटेट का पेपर है और जिनका भी यहाँ पे सीटेट का पेपर है, या आपका उत्तराखंड यूके एसएससी या आपका यूके पीएससी कोई भी एग्ज़ाम देना है, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी जिनका भी जो है यहाँ पे कनिष्ठ सहायक का पेपर है, उसके लिए भी ये जो सीरीज़ है इम्पोर्टेंट है, और इसको आप देख सकते हैं। बेसिक से हम यहाँ पे लेके चलेंगे और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप उत्तराखंड में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसके बाद जो है उत्तराखंड एलटी है, वो ये सीरीज़ वो भी देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ फ्रेंड्स मैंने ली है, ये आपके प्राइवेट स्कूल में जो बुक लगती है एनसीईआरटी के साथ, तो वो मैंने यहाँ पे ली हैं, और ये आपकी बुक्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और ये आपको जो अध्ययन सामग्री है, ये 8th क्लास की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण, तो इसको हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो यानी यहाँ पे भाषा, अब यहाँ पे हमारे पास दिया है भाषा का अर्थ, बोली और उपभाषा, लिपि का अर्थ क्या है, व्याकरण और भाषा का संबंध क्या है, साहित्य और उसकी विधाएँ क्या क्या हैं। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारा एलटी होता है, या हम जो यूटेट देते हैं, या उत्तराखंड में जो भी हमारा पूछा जाता है हिंदी व्याकरण से, वो आपका जो फर्स्ट क्लास है, वैसे तो अगर हम देखेंगे और क्लासों में कवर अप हो जाता है, लेकिन 3rd क्लास और 8th क्लास तक की जो आपकी प्राइवेट बुक होती हैं, इनको अगर आप अध्ययन करते हैं, रीड आउट करते हैं, तो यहाँ से भी आपका जो है उत्तराखंड का हिंदी आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम भाषा, इसको हम लिखेंगे। तो भाषा वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी मेरी बात को अगर आप समझ पा रहे हैं और आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ, तो वो हमारी क्या हो गई, भाषा हो गई। यानी ये हमारा क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो भाषा होती है फ्रेंड्स, वैसे तो 3 रूप होते हैं, भाषा के 3 अर्थ होते हैं, लेकिन अगर आप इन बुक्स में देखेंगे, हाँ ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे में ज़रूर 3 दिए गए हैं। लेकिन अगर हम सीबीएसई की बात करें, तो सीबीएसई ने केवल जो है भाषा के 2 ही रूप माने हैं। तो उन्होंने माना है कि भाषा के केवल 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन ऐसे ने सांकेतिक भाषा को भी यहाँ पे माना है, जो हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें हम संकेत के द्वारा यहाँ पे करते भी हैं। तो यानी जैसे भाषा क्या है कि भाषा हमने देखा कि जैसे कुछ चीज़ हम क्या करते हैं, बोल कर करते हैं, कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, लिख कर करते हैं। यानी जो चीज़ हम बोल कर, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ और आप पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, लिखित भाषा हो गई। दूसरा हमारी सांकेतिक भाषा, जैसे सपोज दैट हम कहीं मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इधर उधर कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्या मिलते हैं, हमें संकेत देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट देख लेते हैं, तो वो ट्रैफिक लाइट के एक संकेत है। क्लास में, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं कि अभी ये पीरियड है, सेकंड पीरियड चलेगा, थर्ड पीरियड चलेगा, इंटरवल हो गया। ये हमें वहाँ पे क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं बोली और उपभाषा में। बाकी हम इसको अभी अध्ययन करेंगे अच्छे से, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं बेसिक जो यहाँ पे बुक्स का रिव्यू है उसको मैं बता देता हूँ। बोली, अब बोली क्या होती है फ्रेंड्स, सपोज दैट एक जो यानी ये एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में क्या है, कोई यहाँ पे यूपी से है, कोई यहाँ पे हम उत्तराखंड का ले लेते हैं, या हाँ यूपी का है, कोई एमपी का है, कोई उत्तराखंड का है, कोई यहाँ पे पंजाब का है। इस तरह से क्या है, 4 लोग अलग अलग जगह के हैं। अब ये जो यानी यहाँ पे क्या है कि ये जो यूपी वाला है वो अपनी भाषा बोलेगा, ये पंजाब वाला अपनी भाषा, ये एमपी वाला अपनी भाषा, और उत्तराखंड वाला अपनी भाषा बोलेगा। सब अपनी अपनी भाषाएं बोल रहे हैं। लेकिन अब जैसे सपोज दैट जो जैसे गढ़वाल और कुमाऊनी है, हम इनको भी ले लेते हैं। जैसे हम अपने घरों में अपनी गढ़वाली लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी कुमाऊनी लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमारी अपनी प्रीफर भाषा है। जैसे यहाँ भी क्या है, जो यूपी वाले लोग हैं वो अपने घर में जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, जो अपनी उनकी मातृभाषा है, उसका यूज़ करते हैं। तो वो हमारे जिस बोली को हम छोटे क्षेत्र में, छोटे प्रांत में बोलते हैं, उसको हम बोली कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बोली क्या है, बोली का एक छोटा क्षेत्र होता है, यानी सीमित क्षेत्र होता है, जिसको हम अपने घर आस पड़ोस में बोलते हैं। लेकिन जैसे हम थोड़ा बाहर जाते हैं, जैसे हम अपने आसपास अपने दोस्त यारों के साथ हम वहाँ पे क्या बोलने लग जाते हैं, भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं, यानी हिंदी या अन्य भाषाओं का प्रयोग करने लग जाते हैं, जो हमारी मेन भाषा होती है। तो भाषा का प्रयोग क्या होता है, बड़ा होता है, और बोली का क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। अब ये उपभाषा क्या होते हैं, तो जो ये उपभाषा है, इन चारों ने जो ये भाषा बोली, और इसका जो एक सम्मिलित रूप बना, ये जो अंदर का रूप बना, इन चारों से जो सम्मिलित रूप बन गया, वो होती है आपकी उपभाषा। और जब ये साहित्य में प्रयोग होने लग जाते हैं, जब भी इसमें लिटरेचर का प्रयोग होने लग जाता है, साहित्य का प्रयोग होने लग जाता है, तभी क्या बन जाती है, पूरी एक भाषा बन जाती है।
भाषा में आपका साहित्य का प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाती है, आपकी भाषा बन जाती है। अब यहाँ पे कुछ भाषाएँ, कुछ जो बोलियाँ हैं, थे जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार में हो गया, थोड़ी जो मागधी वगैरह होती है, तो इनको क्या किया जाता है, भाषा में लिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा सूरदास के दोहे वगैरह काफ़ी जो भाषा में, लेकिन उनको प्रयोग किया जाता है बोली में, लेकिन भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको हमने यहाँ पे अध्ययन किया। अब आगे हम देखेंगे चैप्टर में क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले उन्हीं को हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो जो चीज़ें हैं, तो सबसे पहले देखेंगे भाषा का अर्थ और रूप देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। इसके बाद आपको जो है इसके एमसीक्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, और इसके एमसीक्यूज़ भी आप साथ में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले भाषा वह समर्थ साधन है, यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और भाषा विचारों के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, इसके विकास से मानव जाति ने प्रगति की है। यानी जो भाषा का आदान प्रदान करना है, जो भाषा बोली जाती है, वो केवल मनुष्य द्वारा बोली जाती है। वैसे पशु पक्षियों की अपनी भाषा होती है, अपनी बोली होती है, लेकिन वो उनकी अपनी बोली होगी। लेकिन जो स्पष्ट तौर पे हम एक दूसरे को बोल रहे हैं, वो मनुष्य का एक ऐसा भाषा का व्यवहार है जो वो क्या करता है, बोल कर फिर उसको कर कर दिखाता है। भाषा के रूप, तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। तो भाषा क्या है, अथवा कथित भाषा, यानी मौखिक अथवा कथित भाषा। तो बोलकर अपनी बात कहना और सुनकर समझना, ये क्या हो जाती है, ये आपकी हो जाती है मौखिक भाषा। यानी वार्तालाप हो गया, भाषण हो गया, रेडियो हो गया, ये आपके क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। लिखित भाषा फ्रेंड्स क्या होती है कि लिखकर अपने विचार प्रकट करना और पढ़कर समझना, इसको हमें लिखित कहते हैं। यानी पत्र हो गया, पुस्तक पढ़ना हो गया, समाचार पढ़ना हो गया, ये लिखित भाषा के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे इसी में ये रूप है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब भाषा के यहाँ पे रूप दिए गए हैं, तो इसी के बुक से मैंने ये जो है लिए हैं। अब बोली और उपभाषा और राष्ट्रभाषा देखेंगे। तो बोली क्या होता है कि वास्तव में किसी छोटे क्षेत्र में सामान्य व्यवहार में आने वाली भाषा का जो अल्प विकसित रूप है, उसे बोली कहते हैं। अल्प विकसित मानी जो विकासशील नहीं है अभी, जिसमें क्या है, लिटरेचर का प्रयोग नहीं होता है। बोली का न तो कोई लिखित रूप होता है और न ही उसका कोई साहित्य होता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई लिखित रूप, यानी अपनी बोली में हम कोई भी शब्दावली, कोई भी पुस्तक, आज की डेट में अगर हम देखेंगे, जैसे उत्तराखंड में पुस्तकें छपने लग गई हैं। अगर हम देखेंगे कि एनसीईआरटी ने काफ़ी अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में भी अपनी पुस्तकें, उत्तराखंड में जैसे बेसिक पुस्तकें अपने गढ़वाली लैंग्वेज वगैरह में छापनी स्टार्ट कर दी हैं। हम उत्तराखंड में देखते हैं तो अपनी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पे हैं। लेकिन जो अभी तक हमने देखे कि अभी तक कोई भी इसका साहित्यिक रूप में कोई भी उसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। उपभाषा क्या होती है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि उपभाषा वो होती है कि जब बोली का क्षेत्र थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है, जो 4-5 लोग जो है उनका 4-5 जगह का एक मिश्रित भाषा हो जाती है और वो उपभाषा बन जाती है, यानी अलग बोली बनने लग जाती है। तो बोली की अपेक्षा वो भाषा कुछ अधिक विस्तृत होती है, प्रयुक्त होती है, तथा उसमें साहित्य रचना भी उपलब्ध होती है, जैसे बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो ये क्या होने लग जाती है, वो भाषा हो जाती है। मैंने आपको बताया कि एक सबौदा एक यूपी का है, एक आपका पंजाब का, एक हिमाचल का, एक उत्तराखंड का है। इन चारों की बोली ने जो 5वीं बोली को उत्पन्न किया, वो आपकी भाषा बन जाती है। और इसमें आपकी जो इसमें क्या करने लग जाते हैं, ज़्यादा लोग थोड़ा क्या होने लग जाते हैं, भाषा से कम और बोली से ज़्यादा लोग क्या बोलने लग जाते हैं, इसका प्रयोग करने लग जाते हैं। इसमें आपका क्या होता है, लिटरेचर का प्रयोग होने लग जाता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इसके बाद हम देखेंगे तो बोली क्या है, सामान्य रूप से क्षेत्र से विशेष से प्रयोग किया जाने वाला जो भाषा का रूप होता है वो बोली कहलाता है। उपभाषा हमने आपको बताया कि उपभाषा क्या होता है कि बोली से ज़्यादा और आपकी भाषा से कम प्रयोग होता है। तो बोली की अपेक्षा उपभाषा कुछ अधिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त होती है और उसमें साहित्य रचना भी उपलब्ध होने लग जाती है। एक उपभाषा जो है क्षेत्र में अधिक बोलियाँ होती हैं, यानी एक जो उपभाषा है उसमें बहुत सारी बोलियाँ होती हैं। और उसमें जैसे बिहारी हिंदी हो गया, हिंदी की उपभाषा मगही, मैथिली, भोजपुरी, इसकी जो बोलियाँ हैं। और इसी प्रकार पश्चिमी हिंदी हो गया, हिंदी की उपभाषा हो गई बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, ब्रज हो गया, बांगरू हो गया, इसकी जो है बोलियाँ हैं। और इस प्रकार जो है ये सभी का काफ़ी जो भाषाएँ होती हैं, काफ़ी जो बोलियाँ होती हैं, ये उपभाषा के अंतर्गत आते हैं। और उपभाषा के अंतर्गत जो है अनेक तरह की क्या होते हैं, बोलियाँ सम्मिलित होती हैं। हिंदी भाषा का जो महत्व है, तो हिंदी भाषा का महत्व कैसा है, ये हमारे राज्य यानी हमारे देश प्रत्येक राज्य में रहते हैं, यानी हिंदी भाषी लोग जो है हर भारत हो गया, तो भारत के हर राज्य में जो है हिंदी बोली जाती है।
हिंदी भाषा का जो हर स्थान है ये संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है और इस दृष्टि से हिंदी भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण भाषा है। और हिंदी का जो महत्व है वो संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 में, और इसको जो है राजभाषा घोषित कर दिया था। और इसी कारण क्या होता है 14 सितंबर को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में यानी हिंदी को राजभाषा के रूप में माना जाता है। अगर हम देखेंगे आर्टिकल आपका क्या कौन सा हो गया 343 भाग जो है आपका जो है 8 में इसको दिया गया है। अब देखेंगे मातृभाषा और राजभाषा। तो मातृभाषा यानी जो भाषा बच्चा अपने माता पिता व परिवार से सीखता है वो हमारी मातृभाषा हो जाती है। जैसे पंजाबी परिवार का जो बच्चा है अपने बच्चे की जो मातृभाषा है वो क्या कहलाएगी, पंजाबी। अगर आप यानी मातृभाषा का मतलब ये नहीं है कि माँ की भाषा, यानी जो आप अपने घर परिवार में जो भाषा बोल रहे हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, मातृभाषा हो जाएगी। राजभाषा का मतलब होता है कि संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है अधिकतर जिस प्रयोग किया जा रहा है उसको हम प्रयोग में लाते हैं तो वो हमारी राजभाषा होती है। इसीलिए हमारे जो भारत है, हमारे भारत की कोई भी यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा नहीं है और अधिकतर प्रयोग में की जाने वाली भाषा जो हिंदी है, इसी को जो है 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया और हिंदी हमारी क्या है, भारत की राजभाषा है। भाषा तो देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी भारत में हिंदी है तो हिंदी को हम क्या मान लेते हैं, राष्ट्रभाषा मान लेते हैं। लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पे किसी भी भाषा को यहाँ पे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। आगे यहाँ पे हमने ये पॉइंट्स अभी देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये PDF अगर आप चाहते हैं तो PDF में टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। भाषा के जो लिखित रूप होते हैं तो जिनकी ध्वनियाँ होते हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो भाषा के लिखित रूप जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ भाषा दी गई हैं और उनकी लिपि दी गई हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले असमिया, जो असमिया भाषा है ये असमिया लिपि है। ओडिया में उर्दू, फारसी, कन्नड़, कश्मीरी, पश्तून, अरबी, कोंकणी आपकी देवनागरी, गुजराती, तमिल आपका तमिल, तेलुगु आपका तेलुगु। तो यहाँ पे जो है जैसे आपका हिंदी संस्कृत हो गया, मराठी हो गया, या आपका जो होता है आपका गुजराती हो गया, आपका देवनागरी में आता है। दूसरा आपका अंग्रेजी रोमन में आता है। सॉरी, ये तो लिपियाँ हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम भाषा और लिपि में आ जाएंगे। तो भाषा के लिखित रूप के जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की क्या होती है, अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी हो गया देवनागरी, पंजाबी आपका गुरुमुखी हो गया, अंग्रेजी आपका रोमन हो गया, उर्दू आपका फारसी हो गया और बंगाली आपका बांग्ला लिपि हो गया है। ये मुख्य लिपियाँ थी। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंजाबी आपका गुरुमुखी, बांग्ला आपका बांग्ला, नेपाली देवनागरी, मणिपुरी मैतेई, मलयालम, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, सिंधी भाषा जो है सिंध लिपि में, हिंदी आपकी देवनागरी में, बोडो आपकी देवनागरी में, मैथिली आपकी देवनागरी में, संथाली देवनागरी में और डोगरी जो भाषा है वो देवनागरी में प्रयोग की जाती है। सॉरी, मानक भाषा देख लेते हैं। तो भाषा का प्रयोग विस्तृत भूभाग में होता है और भाषा की उपभाषाओं बोलियों के कारण भाषा में जो है एकरूपता बनाए रखना कठिन हो जाता है। लेकिन भाषा में एकरूपता की आवश्यकता होती है और इसी एकरूपता को बनाए रखने के लिए जो है भाषा के मानक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत मानक भाषा को जो है स्वीकृत किया गया है। हिंदी के जो मानक वर्ण और वर्तनी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, तो मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु हैं री, लिरी और लिरी का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। और संयुक्त वर्ण पाई हटाकर जो है घुंडी को आधा कर हलंत लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, बच्चा लिखा हुआ, तो अगर मैं इस बच्चा को पूरा ऐसे लिखूँ तो इसके नीचे मैं क्या लगाऊंगा, हलंत लगाऊंगा। इसमें क्या है, अ नहीं है यानी स्वर नहीं है इसमें। और अगर मैं इसको इसमें अगर इसको ऐसे लिखूँ तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी स्वर रहित है। इसलिए हमने इसको क्या लिखा, इसमें अ का प्रयोग ना होके इसलिए हमने हलंत नहीं लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसका अ का मात्रा नहीं दिया। तो ये बच्चा इस तरह से लिखा जाएगा, यानी जैसे पक्का हो गया, चिन्ह हो गया, इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। विभक्ति चिन्ह शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर, जैसे संज्ञा राम को, जैसे सर्वनाम उसको, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं विभक्ति चिन्हों का। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, जैसे पढ़ चुका है। अब वे पृथक लिखे जाएंगे जैसे उनके साथ यहाँ तक। और यहाँ पे देखेंगे श्री, जी आदि भी अलग हो जाएंगे, जैसे श्री वर्मा, वर्मा जी, श्री वर्मा या वर्मा जी। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए, जैसे
नई नई यानी नई, हुआ यानी हुआ, किए यानी आए, नहीं हुआ आदि मानक रूप है। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यह यही रहेगा। जैसे स्थायी, अव्ययीभाव, दायित्व आदि में यह के स्थान पर ई नहीं आएगा। अब यहाँ पे मानक भाषा और हिंदी के मानक वर्तन इसमें आप देख लीजिएगा। तो भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए मानक रूप की आवश्यकता होती है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत मानक वर्तनी के मुख्य बिंदु हैं। संयुक्त वर्ण पाई काटकर, पाई को काट दिया जाता है और घुंडी को आधा करके हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्द से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर किया जाता है, जैसे राम को यानी उसको, तो जैसे राम को उसको, इस तरह से। अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक में आप देखते होंगे अनुस्वार शब्द आपके क्या होते हैं, जैसे हम अंग, ठीक है, इस तरह से अंग जो भी यहाँ पे अनुस्वार प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे सत्संग, सत्संग, ये सत्संग हो गया, ठीक है। यहाँ पे अंग का जो प्रयोग होता है न और माँ के लिए किया जाता है अधिकतर। अनुनासिक क्या होते हैं आपके, जहाँ पे आपका क्या होता है कि आपका अर्धचंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार और बिंदु का प्रयोग होता है, वहाँ पे अनुनासिक कहते हैं। तो क्या होता है अनुनासिक का प्रयोग, जैसे आपका अर्धचंद्राकार, जैसे चांद, क्या हो जाएगा, जैसे चांद, ये आपका अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार में जैसे मैंने अभी बताया पंकज, क्या हो गया, पंकज हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, पंकज में क्या आया, केवल एक बिंदु आई यानी अनुस्वार हो गया। और चांद में आपका क्या आया, बिंदु भी आया और चंद्रमा का जैसा आकार भी आया, तो ये आपका क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। अब कुछ शब्द जैसे हलंत वाला होता है, हलंत को हम क्या मानते हैं, हलंत आपका होता है ह का, ह के लिए। हलंत का जो साइन होता है, किसी भी आपने जैसा जिस शब्द के साथ स्वर का प्रयोग नहीं होता है वहाँ पे आपका हलंत का प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ह के लिए क्या होता है, ह के लिए ज़्यादा क्या होता है आपका विसर्ग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो विसर्ग के लिए क्या किया जाता है, विसर्ग ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ स्वतः, स्वतः, प्रातः, क्या लिखा मैंने, प्रातः, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, अह का प्रयोग करते हैं। इनको हम अयोगवाह भी मानते हैं। तो जैसा अब यहाँ पे देख लेंगे, ये हमने देखा था कि संयुक्त व्यंजन के पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा और अनुनासिक यानी आपका अनुस्वार आएगा, ये एक डैश आएगा और बिंदु आएगा, जैसे अंक का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक में आपका चांद भी आएगा और आपका क्या चांद तरह का आकार भी आएगा और बिंदु भी आएगा, यानी सिरोरेखा आएगी। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं, तो मैं में क्या है आपका मात्राएं भी आई और मैं में अंक की मात्रा भी आई, अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, क ख ग ज फ में अनेक ध्वनियाँ उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। जैसे ज और फ में क्या हुआ, तो ये प्रयोग में अरबी, फारसी, अंग्रेजी मूलक शब्दों का इनका प्रयोग होता है। तो जहाँ पे भी आपका बिंदु नीचे रहेगा यानी क ख ग ज फ, इनमें अगर आपको बिंदु इनके शब्द के नीचे देखने को मिलते हैं, इसका मतलब है ये क्या है आपके देसी शब्द हैं, अरबी शब्द है, फारसी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, ये क्या है मूलक शब्दों से इनका प्रयोग होता है। कुछ शब्दों में विशेष रूप से मानक है, जैसे सर्दी यानी र का रेफ हो जाता है जहाँ पे सर्दी, तो यानी सर्दी में आप देख रहे होंगे सरदी, तो र को क्या किया गया यहाँ पे, र का अगर हम देखेंगे हलंत लगा देंगे, या यहाँ पे क्या होगा, र का रेफ करके क्या कर देंगे, द के ऊपर हमने लगा दिया। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे सर्दी था, इस सर्दी को हमने क्या किया, र का रेफ लगा दिया, इसको हम लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, र का रेफ हो गया यहाँ पे। इस तरह से होता है। इस तरह से गर्मी, गर्मी हो गया। इस तरह से गर्दन हो गया। जैसे शब्द के अंत का हलंत जो है हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे सन यानी सन हो गया, विद्वान हो गया, तो इसको हम हलंत हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हलंत आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों का प्रयोग जो है, संयोग जो है, स्थिति द्वितक मूलक व्यंजन लुप्त हो जाता है और उसे न लिखने की छूट होती है। जैसे अर्ध, तत्व, अर्ध, अर्ध हो गया, तत्व हो गया। तो इस तरह से ये शब्द हमारे आगे देखेंगे हम। आगे क्या है, तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे दुख यानी दुख, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। अब व्याकरण देखेंगे तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। साहित्य में आएंगे तो समाज की वास्तविकता दिखाने वाले ग्रंथ जो है साहित्य कहलाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है और हर व्यक्ति अपनी बात को अपने ढंग से कहता है और मूल रूप से अभिव्यक्ति के रूप में होते हैं, जिन्हें साहित्य की विधाएं कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे पद्य दिया गया है, अभी न होगा मेरा अंत,
अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इन पंक्तियों में अपने माध्यम से फूलों, पंक्तियों और पत्तियों व कलियों में नव जीवन की कल्पना की। पद्य का उदाहरण है कविता, गीत, दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा, छंद आदि। जो पद्य के उदाहरण में भगवती चरण वर्मा की दीवानी की हस्ती, कबीरदास की जो कबीर की सखियाँ हैं, नरोत्तम दास का जो सुदामा चरित है, और इसमें रामधारी सिंह दिनकर की जो है भगवान की डाके आदि यहाँ पे पद्य की यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं। गद्य क्या होता है कि जब हम अपनी बात को जो है ले एवं तुकबंदी के नियमों से बांधकर साधारण रूप से कहते हैं तो वो साहित्य गद्य की अंतर्गत आता है। जैसे कहानी हो गया, आपकी उपन्यास हो गया, रेखा चित्र हो गया, निबंध पत्र हो गया, जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो व्याकरण और साहित्य हमने देखा था। तो व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करते हैं, वो हमारे क्या होता है, व्याकरण होता है। साहित्य हमने देखा था समाज को जो है वास्तविकता दिखाने के लिए ग्रंथ की या साहित्य कहलाता है। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोष को हम ज्ञान साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो रूप होते हैं, पद्य होता है, पद्य यानी कविता आती है जिसमें गीत आते हैं, दोहे आते हैं, चौपाइयाँ आती हैं, और दूसरा गद्य होता है जिसमें हमारी कहानियाँ होते हैं, उपन्यास होते हैं, निबंध होते हैं, नाटक होते हैं, आत्मकथा। आज से आप जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यानी आप समझ जाएंगे गद्य में यानी क्या आएंगे, नाटक आएंगे, आपकी कहानियाँ आएंगी, उपन्यास आएंगे, आत्मकथाएँ आएंगे। लेकिन जहाँ पे पद्य होगा वहाँ पे क्या आएंगे, कविता, गीत आएंगे, दोहे आएंगे, चौपाइयाँ आएंगे, ये सभी पद्य में आएंगे। अब हम इनके कर लेते हैं एमसीक्यूज, और ये आपको 30 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा किसका साधन है? तो भाषा किसका साधन है? विचारों के आदान प्रदान का। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। रेडियो सुनना भाषा के किस रूप के अंतर्गत आता है? तो मौखिक भाषा हो जाएगा। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है? तो लिखित हो जाएगा। बोली किसका रूप है? तो बोली आपका भाषा का अल्प विकसित रूप हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हो जाएगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन हो जाएगा। उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी हो जाएगा। भाषा के लिखित रूप में किनका प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि चिन्ह वर्णों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण हमें किसका ज्ञान कराता है? तो भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराता है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। साहित्य के कितने मुख्य रूप होते हैं? तो 2 होते हैं, गद्य और पद्य। कविता, गीत और दोहे साहित्य किस रूप के अंतर्गत आते हैं? तो पद्य के अंतर्गत आते हैं। कहानी, उपन्यास और निबंध साहित्य के किस रूप के अंतर्गत आते हैं? तो गद्य। बच्चा जो भाषा अपने परिवार से सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा। देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण। मुस्कुराहट शब्द क्या है? एक सार्थक शब्द है। भाषा के मानक रूप को स्वीकृत कौन करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। मौखिक भाषा का आधार क्या है? बोलना और सुनना। लिखित भाषा का आधार क्या है? लिखना और पढ़ना। भारत कैसी भाषा वाला देश है? बहुभाषी। विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? सामाजिक प्रक्रिया। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। व्याकरण के कितने प्रमुख अंग हैं माने जाते हैं? 3 वर्ण माने जाते हैं, 3 माने जाते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है भाषा के मुख्य 3 अंग होते हैं, भाषा के मुख्य 4 अंग होते हैं जिनको हम कौशल कहते हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और इसी तरह की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।